नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक एक बार फिर आपके सामने इसके साथ हाजिर हो। स्ट्रेट टॉक में आज बात होगी झारखंड के विधानसभा चुनाव की। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और ये मतदान क्या कहता है? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में वापसी करेंगे? उनका जो गठबंधन है, सत्ताधारी गठबंधन, वो कितना मजबूत है? और इसके साथ साथ बीजेपी के नेतृत्व में जो विपक्ष गठबंधन है वो कितनी चुनौती दे पा रहा है? कई मुद्दे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में जिन्हें जोर शोर से उठाया गया। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से घुसपैठ का मामला उठाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया और मामला उठाया गया यूसीसी का भी, मामला उठाया गया जल जंगल जमीन के संघर्ष का। इन सब का कितना असर, आइए स्ट्रेट टॉक में समझने की करते हैं कोशिश। शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो कितना सिक्का चलने वाला है सीएम हेमंत सोरेन का? कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स जो हम चाहते हैं अपने स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने पहले इनको रखें। आप एक नज़र अपनी टीवी स्क्रीन पर ज़रा गौर फरमाइए कि आज के ये जो स्ट्रेट टॉक के फैक्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। झारखंड में जो सत्ताधारी गठबंधन है ये कितना मजबूत दिखता है, इसकी सत्ता वापसी की जो संभावनाएं हैं वो कितनी मजबूत हैं। और एक बात ये भी कि जल जंगल जमीन के संघर्ष में जो आदिवासी समुदाय है, क्या ये एकजुट दिख रहा है या फिर कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय में भी जो है एक विभाजन या फिर एक जो है अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। संथाली आदिवासी जो है कहते हैं कि जिस भी गठबंधन को सत्ता तक पहुंच आसान होती है वो कहीं ना कहीं इस समुदाय के प्यार से या फिर समर्थन से वो सत्ता में अपनी पैठ बना पाते हैं। तो इसीलिए संथाली आदिवासी, उनके वोटर्स का क्या रुख दिख रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा उठाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और खास करके यूसीसी का भी मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया है, इसका रुख मतदाताओं में क्या देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसकी विपक्ष की जो चुनौती है वो कितनी मजबूत है। आइए आज के जो मेहमान जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के साथ उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं गुरप्रीत ढिल्लों जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं प्रशांत रायकवाड़ जी। हमारे साथ हेमंत कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत मैं गुरप्रीत जी आपसे करना चाहूँगी। बड़े जोर शोर से केंद्रीय गृह मंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि अगर आदिवासी समुदाय को अपनी जंगल और ज़मीन के संघर्ष को समाधान या फिर सफलता दिलानी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा सरकार वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और वो कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक हितों को ही साध रही है। गुरप्रीत जी, लेकिन सवाल तो ये है कि घुसपैठ का मामला आप उठा रहे हैं, लेकिन घुसपैठ आप चाहे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय रोक सकता है, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी ना कि प्रदेश सरकार की। गुरप्रीत जी, पहले सवाल पर आपका उत्तर। जी नेहा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आदिवासी समाज जो है इसको कई सालों तक लगातार इग्नोर रखा गया कांग्रेस के द्वारा जी। और जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया, इसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की, इनको आगे बढ़ाने में काम करने के ऊपर हमने तवज्जो दी। हमारे स्पेशल लोग जाकर के आदिवासियों के बीच में उनकी समस्याएं समझा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया जी। और आज आलम यह है कि आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती है और उनको ऐसे करके अपलिफ्ट किया गया है कि ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आगे उनका जो जीवन स्तर है वो भी अच्छा हो जी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि क्योंकि वहां पर जो पुराने बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके लोग आ गए हैं, बॉर्डर लांग के आ गए हैं नाजायज तरीके से, वो वहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए उन लोगों को वहां घुसाया जा रहा है जी। और वो आदिवासियों से, लड़कियों से शादी करना, उनके साथ फैमिली बनाना, उसके बाद बहुत कुछ है जो मैं सारा बोल नहीं सकता, लेकिन ये हुआ है असल में। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी का कहना है या गृह मंत्री जी का कहना है कि इसके ऊपर, क्योंकि नीचे के लेवल पर अगर हम भाजपा की ही सरकार होगी जी, केंद्र के साथ अच्छा तालमेल होगा तो इन समस्याओं को हल करना और भी आसान होगा और हम डीपली जाकर के इन प्रॉब्लम्स को टच कर सकेंगे, इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। तो इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत जरूरी है। और मोर ओवर ये जो सरकार है इसकी आपने करप्शन के से भी सुन लिए, इसका हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा
और अभी उनके पीछे जो जिनको बनाया था मुख्यमंत्री, चंपाई और सोरेन वापस आते ही उनको जी बेइज्जत करके उतारना कुर्सी से, कि कहना नहीं तो ये तो एक परिवार की कुर्सी है, फैमिली ही बैठ सकती है। इस टाइप का जो माइंडसेट है सुरेन परिवार का, इसके लिए भी लोग उनसे नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पे अच्छी बहुमत से जीतेगी। जी। तो जो तमाम तर्क पेश किए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत रायकवाड़ जी, आपका क्या इस तर्क पर जो है प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? जो मुद्दे झारखंड विधानसभा चुनाव में उठाए गए विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले घुसपैठ पर ही बात करना चाहती हूँ मैं। Thank you, Nehaji, for inviting me on your panel today, and I was listening very carefully. ED, CBI, and all the central agencies are, under various central government ministries, right? जी कल ही छापे पड़े हैं 13 जगह पे। ना सिर्फ झारखंड में चुनाव हो रहा है, बल्कि वेस्ट बंगाल में उपचुनाव हो रहा है, असम में उपचुनाव हो रहा है, और केरल में उपचुनाव हो रहा है। और कल ही 13 जगह पे छापे पड़ गए ईडी के द्वारा। जी तो अब इसका वोटिंग से और वोटिंग वाले दिन से क्या है, क्या उनको रात में कोई स्वप्न आया था, ये तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी अब आते हैं झारखंड के मुद्दों पे। झारखंड के बारे में आपको बता दूं, झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई। प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2 और राज्यों की स्थापना उसी समय हुई थी। उन राज्यों का नाम है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में इनकी सरकार है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले वहां पे राज्य सरकार ने पारित करके एक कमेटी बनाई, और उस पर काम के बाद मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी। यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने यूसीसी पास कर दिया। यूसीसी पास करने से उसका क्या ड्राफ्ट है, उससे सिविल सोसाइटी से चर्चा की गई, नहीं की गई, उससे इंडिविजुअल से, इंटेलेक्चुअल से उसके बारे में ब्रीफ लिया गया है, नहीं लिया गया, वो नहीं जानता। जैसे कि वक्फ कमेटी का बिल पास किया गया और उसको फिर सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, अंततोगत्वा क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है तो उसको जेपीसी बना करके भेजना पड़ा। अब आइए झारखंड चुनाव के ऊपर फिर से मुद्दों पे। जल, जंगल, जमीन, जोहार, ये है मुद्दे आदिवासियों के। और आदिवासी बल्कि वनवासी इसलिए क्योंकि वो वन में निवास करते हैं। उनको संविधान के तहत समस्त अधिकार देने का काम भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया आजादी के बाद, जिसमें सभी समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व था, जिसने एक संविधान का स्वरूप तैयार किया, ड्राफ्ट किया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके तहत उनको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इस प्रकार से उनको श्रेणीगत किया गया जी। उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं, नौकरियों में उनका जो है प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनकी शिक्षा में प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन पे लगातार पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया। न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि बाकी और सरकारों ने भी जी। अब काटोगे पे आ जाते हैं। 1989 में वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने के बाद जो वीपी सिंह टूट के आए थे कांग्रेस से, उनको बाहर से समर्थन भाजपा ने दिया, और कम्युनिस्ट समर्थन भी दे रहे थे और भाजपा भी दे रही थी, और सरकार बनी। और उसी समय हिंदुओं का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों का। मुफ्ती मोहम्मद शहीद उस समय गृह मंत्री थे। वो मुद्दा भाजपा भूल जाती है। आप भी पूछे योगी जी महाराष्ट्र क्यों दिखाई पड़े? महाराष्ट्र में इसलिए दिखाई पड़े क्योंकि वहां पे इनका कटोगे के बटोगे क्या एजेंडा चल रहा है। प्रयोगशाला है नागपुर में, जो इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वो वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड में वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। और अब आ जाता हूँ अंतिम मुद्दे पे। झारखंड की जो जमीन है, जैसे छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए, छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप को अभी वहां की सरकार ने आदिवासी और मूल निवासियों की जमीन को दिया, जिसपे वो अपना अडानी पावर का कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। सिमिलरली गोड्डा के अंदर झारखंड में, जहां से सांसद है निशिकांत दुबे जी, गोड्डा में एक पावर प्लांट लगा जिसका कोयला झारखंड से निकलता है, बिजली बनेगी अडानी के द्वारा, बिजली सप्लाई होगी बांग्लादेश को जी। और वो भी कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे इंडिया के अंदर सप्लाई नहीं होती है, डबल कॉस्ट देगी। अब क्योंकि वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, तो वहां के इस समय के चीफ जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस, उन्होंने उस समझौते को रोक दिया। उस समझौते को रोक दिया तो अडानी जी को घाटा हो गया। तो अडानी जी को घाटा, तो अडानी जी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। अडानी जी का जिक्र किया है प्रशांत जी ने, क्या अडानी जी के पावर प्रोजेक्ट को लेकर मतदाता? गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी। हमारे साथ हेमंत कुमार भी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्ट्रेट टॉक में गुरप्रीत जी को भी जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुनेंगे उनको क्या आपत्ति है अडानी के प्रोजेक्ट पर या फिर प्रशांत जी की टिप्पणी पर, समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो झारखंड में विधानसभा चुनाव और किसका चलेगा सिक्का, क्या सत्ता में वापसी करेंगे हेमंत सोरेन और उनकी जो गठबंधन पार्टियां हैं वो, या फिर बीजेपी की जो चुनौती है या फिर मुद्दे हैं वो उसके गठबंधन को ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। हमारे साथ गुरप्रीत ढिल्लों जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, जिनको आपत्ति थी प्रशांत रैकवाड़ जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी टिप्पणियों पर, और हमारे साथ हेमंत कुमार भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गुरप्रीत जी, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी ताकि मैं हेमंत कुमार जी से अगला सवाल ले सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी ने यहाँ वहाँ की सारी चीजें गिना दी, पिछला इतिहास भी खोल लिया, स्विक्स ज्योग्राफी सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस कहाँ पर है। कांग्रेस के बारे में एक टिप्पणी निकली कि झारखंड में कांग्रेस भी कहीं पर है कि नहीं है। तो मुझे तो यही हंसी आ रही थी कि सारा रामायण आगे से पीछे तक बता दी, लेकिन अपना रोल क्या है वो बताने को ये इनके पास कुछ है नहीं। तो बाकी आगे वो बात करेंगे। जी, थैंक यू। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा मिला है पिछला, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे जाए गुरप्रीत जी, तो कांग्रेस की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो इससे भी बढ़ी हुई हैं। आप इसे मुझे लगता है कि इत्तेफाक रखते होंगे गुरप्रीत जी। बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए। गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, अगले क्रम में आऊंगी। हेमंत बहुत कुछ चलाने में कामयाब हो गए, ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो नैरेटिव झूठे पाठे इधर उधर के करके बनाए थे उसको लोगों को भ्रमित करने में ये थोड़े बहुत कामयाब हुए, लेकिन अब लोगों को पता है कि असलियत क्या है। ठीक है, असलियत विधानसभा चुनाव में जो झारखंड के मतदाता हैं वो दिखाने जा रहे हैं, उसका असर दिखेगा। हेमंत कुमार जी, झारखंड विधानसभा चुनाव पहले चरण का जो मतदान है संपन्न हो चुका है। क्या लग रहा है जो आप देख पा रहे हैं झारखंड में किसका सिक्का चलता हुआ देख पा रहे हैं? हेमंत सोरेन जिन बातों को सामने रख रहे हैं, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, क्या उन बातों का असर मतदाताओं में दिखा है? मैं आपसे आदिवासी समुदाय का रुख समझने की कोशिश करूंगी कि आदिवासी समुदाय, खास करके जो संथाल आदिवासी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनका समर्थन मिल जाता है तो सत्ता में जो सत्ता तक पहुंच है वो काफी ज्यादा आसान होती जरूर है। हेमंत जी। धन्यवाद नेहा जी। झारखंड का चुनाव जो है वो दो तरह की नैरेटिव पर लड़ा गया है। एक जो बीजेपी का नैरेटिव है वो घुसपैठ का सवाल है, बेटी ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, जमीन छीन लेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बीजेपी ज्यादा थ्रस्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, वहां पर जो हिंदुस्तान के सबसे काबिल चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं, जो कहीं भी जाकर के बीजेपी के पक्ष में हवा बना सकते हैं, तो ये लोग ये इसी नैरेटिव पर बात कर रहे थे। लेकिन इनसे ये चुनाव के दौरान भी पूछा गया था कि क्या झारखंड कोई बॉर्डर स्टेट है, या झारखंड में अगर घुसपैठ अगर है, अगर केंद्र सरकार को ये पता है, मोदी जी को और अमित शाह जी को, तो ये तो फेलियर केंद्र सरकार क्या है कि घुसपैठ किसी स्टेट में हो रहा है, कि घुसपैठ रोकना किसी स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं है। बेटी ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, ये कौन ले जाएगा? बटोगे तब कटोगे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये एक तरह से मैं समझता हूं कि ये नफरत और विभाजनवादकारी जो मुद्दे थे, उस मुद्दे के बरक्स जो झारखंड में जो मुद्दा, जो आदिवासियों का, वहां के जो मेहनतकश लोग हैं उनका जो मुद्दा था, वो मुद्दा था जल जंगल जमीन का सवाल। क्योंकि आज की तारीख में झारखंड में जल जंगल जमीन का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हुआ है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया हुआ है कि जो मोदी जी के जो सबसे परम मित्र हैं अडानी जी, उनका सबसे ज्यादा स्टेक वहां लगा हुआ है। आपको जानकारी होगी कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो झारखंड के जो गोड्डा में जो पावर प्लांट अडानी साहब का लगा हुआ है वो बंद होने के कगार पर आ गया था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली उसको सिर्फ बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने का लाइसेंस मिला हुआ था। कहीं भी एक छटाक बिजली भी भारत के किसी राज्य को नहीं देना था। तो ये तो उनके हक में था। लेकिन जैसे ही उनके हक पर जो चोट पड़ी तो सरकार ने, मोदी जी ने तत्काल, बिल्कुल इमीडिएट, इमरजेंसी जी बिल्कुल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने ये एक निकाला था स्टेटमेंट कि वो खरीदेगी। जी हेमंत जी, बात पूरी करें।
मैं ये कह रहा था कि वो उसका जो पूरा ये सरकार का जो करार था, उस करार की शर्तों को बदल दिया गया कि नहीं, अब आप घरेलू क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति कर सकते हैं। तो मोदी जी की इतनी अधिक चिंता थी कि पहले बिजली किसी को नहीं देंगे। जब अडानी जी जब फंस गए वहां बांग्लादेश में, जब वहां पर हेमंत सत्ता सर, पलट क्या हुआ, क्या बिजली अडानी का नाम राहुल गांधी ने रैलियों में काफी लिया है। क्या गोड्डा की परियोजना हो या फिर राहुल गांधी की रैलियों में जो भाषण हो, अडानी के नाम को लेकर आदिवासी समुदाय का जो रुख है वो आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या उस पर यूसीसी का प्रभाव या फिर अडानी की परियोजना का प्रभाव दिख रहा है? गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, ये एक आपको मैं नेहा जी बताऊं कि पिछले 5 सालों में, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, बीजेपी ने वहां बहुत कोशिशें की किसी तरह सरकार को वहां पर गिरा दिया जाए। सरकार वहां पर अंतिम प्रयास इन्होंने चंपई सोरेन के माध्यम से किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो इनकी कोशिशें लगातार वहां चल रही थी कि किसी तरह तोड़ फोड़ करके सरकार हड़प ली जाए, लेकिन ये वहां कर नहीं पाए। तो अब चुनाव में जो कुछ करना चाह रहे थे, तो उसमें इनके पास हथियार क्या था? इनके पास मुद्दे गिनाने के लिए नहीं थे। अगर होता तो प्रधानमंत्री जी को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि बेटी ले जाएंगे और रोटी ले जाएंगे और जमीन छीन लेंगे। ये तमाम तरह के जो बकवास मुद्दे हैं, ये कभी नहीं कहते हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, बटोगे तो कटोगे। ये एक ऐसा नैरेटिव लेकर के आते हैं जिससे समाज में विभाजन पैदा हो और नफरत की खाई चौड़ी हो। तो ये जो पूरा जो मसला था, उसमें आदिवासियों का जो आप पूछ रही थी, एक मिनट, कि मैं आदिवासियों के सामने ये हेमंत सोरेन का मसला एक तरह से आदिवासी अस्मिता का सवाल बनकर के खड़ा हुआ, और उसने आदिवासियों के भीतर ये एक मैसेज दिया कि यहाँ बीजेपी चाहती है कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकार चलने वाली है, चल रही है, उस सरकार को किसी तरह हड़प लिया जाए, खा लिया जाए उसको। नहीं हेमंत जी, क्या किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं दिख रही है झारखंड में, जब बात भ्रष्टाचार की आती है? एंटी इनकम्बेंसी तब होता है जब बीजेपी मुद्दों पर बात करती है। बीजेपी ने मुद्दों पर बात की ही नहीं। बीजेपी ने लगातार वो भावनात्मक बातें करने की कोशिश की, जिसके आधार पर वहां पर ध्रुवीकरण हो सांप्रदायिक आधार पर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी ने यहां पर गलती की है। एक गलती जो मुझे दिखाई दे रही है कि जो कांग्रेस को इतनी सीटें दी गई, 30 सीटें दी गई, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उसका, अगर कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तब तो वो बात ये ठीक ठाक हो सकती है, अन्यथा कुछ नुकसान होगा। लेकिन एक जो दूसरी जो रिपोर्ट आ रही है कि अगर तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर मैं रोक रही हूं आपको, टोक रही हूं बीच में, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन पर आपको आशंका क्यों? नहीं, 30 सीटें जो कांग्रेस को मिली, तो ये उनके माना, ये चर्चा है कि, और आकलन ये है कि उनको इतनी सीटें नहीं लेनी चाहिए, कम से कम 5 सीटें उनकी कम होनी चाहिए थी, 25 के आसपास पे उनको रहना चाहिए था। जो बिहार में जो 2020 में हुआ था कि कांग्रेस को 70 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट उसका कम था कांग्रेस का, नतीजा यह हुआ कि सरकार बनते बनते रह गई थी। अगर वो सीटें दूसरी सहयोगियों को मिली रहती तो ये हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि आरजेडी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, आरजेडी को ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए, आरजेडी को मिलनी चाहिए थी, सीपीआईएमएल को भी मिलनी चाहिए थी। जी मैं ये मानता हूँ। जी बिल्कुल। गुरप्रीत जी कुछ यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं? गुरप्रीत जी बिल्कुल संक्षेप में प्रशांत जी के पास जाना चाहती हूँ अगले सवाल के साथ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े कमाल के तर्क दिए हैं भाई साहब ने अभी, कि इनको अगर वहां पे कोई डेमोग्राफिक चेंज होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, और बाद में विक्टिम, पर ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना गुरप्रीत जी, भ्रम की स्थिति कौन फैला रहा है? गुरप्रीत जी जी ठीक है। फिर इन्होंने नाम लिया अदानी ग्रुप का कि उन्होंने वहां पे बिजली बनाई और बिजली बांग्लादेश को दी। बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री था जब तक वहां पे शेख हसीना थी जी, और शेख हसीना को हटाने के लिए जो साजिश रची गई है विदेशी ताकतों के द्वारा, उसके पीछे भी ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो जी बांग्लादेश के तख्ता पलट हो गया और वहां पे अब अडानी को बिजली नहीं बेच सकेगा, अब बिजली कहाँ बेचेगा। मतलब क्या अजीब अजीब से तरकीब देते हैं। अपने देश का अगर कोई बिजनेसमैन है, अपने देश का कोई उद्योगपति है, उसके बरखिलाफ वैसे बोलेंगे कि जैसे पता नहीं ये चाइना में रहते हैं, चाइना से आए हैं, और किसी और को प्रॉफिट दे रहा है। अभी वहां पर अगर एक समझौता होता है 2 देशों के बीच में, बांग्लादेश और हमारे बीच में ये था, और उसने बिजली देने की बात की,
क्या सरकारी प्लांट में इतनी क्षमता है कि हम यहाँ की सरकारी जो बिजली बननी है वो उठा करके किसी और को दे पाए? एक नया प्रोजेक्ट लगना है, नई इन्वेस्टमेंट होनी है, एक नया उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है। तो अगर किसी ग्रुप ने उसको किया, उसके बाद बांग्लादेश को बिजली गई, वो के बाद का इश्यू है कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर आज वो वहां बंद हो रही है तो हेमंत जी मैं आऊंगी आपके पास। बात आती है इसमें भी इनको वो नजर आता है कि जी ठीक है, उत्तर हेमंत जी देना चाहते हैं, गुरप्रीत जी उत्तर देना चाहते हैं। बिल्कुल, अडानी का प्रोजेक्ट क्या है, कैसी राजनीति करते जाओगे? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुकूंगी गुरप्रीत जी। हेमंत जी कुछ यहाँ पर जोड़ना चाह रहे हैं या फिर कोई आपत्ति जताना चाहते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ जरूर स्ट्रेट टॉक के माध्यम से। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे चलेंगे हेमंत जी के पास। हेमंत जी बिल्कुल ही संक्षेप टिप्पणी, फिर मैं प्रशांत जी से सवाल लेना चाहती हूँ। हेमंत सर। बिल्कुल संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूँ गुरप्रीत जी को कि आपकी जानकारी के लिए कि झारखंड में के गोड्डा में जो पावर प्लांट है उनका अडानी साहब का, उस पावर प्लांट में बिजली, ये कोयला कहाँ से आता है इनको जानकारी होनी चाहिए। वो कोयला विदेशों से आता है और इसलिए उसमें घोटाला है कि विदेशों से कोयला मंगा करके ओवर इन्वेस्टिंग होती है और वहां का कोयला निकाल करके ये बाहर भेजते हैं। ये घोटाला है और इस घोटाले और ये देशी विदेशी बिजनेसमैन होने का सवाल नहीं है। और बिजली बाहर जा रही है, ये अब आप कैसे पलट गए इस बात से? अभी आप ही ने कहा। अरे महाराजा पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि वहां पावर प्लांट जो है उसकी बिजली ये बांग्लादेश, अरे मेरी बात सुनिए भाई, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। वहां मैंने कहा कि वहां के पावर प्लांट की बिजली ये बांग्लादेश को बेच रहे थे। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, संकट आया, तो इनके पावर प्लांट पर संकट आ गया। ये एक मसला है और उसके लिए सरकार ने करार की शर्तों को बदल दिया इनके पक्ष में। दूसरा मसला ये है कि ये जो वहां पावर जनरेशन कर रहे हैं वो वहां विदेशों से कोयला मंगवाते हैं और झारखंड का कोयला जो खोदते हैं ये बाहर भेजते हैं और विदेशों से मंगवा कर ओवर इन्वेस्टिंग होती है। इसमें सरकार की मिली भगत है और इसलिए अडानी साहब, इसलिए फायदा ओवर इन्वेस्टिंग का फायदा ये होता है कि आप पैसा हवाला के जरिए जो पैसा जाता है जिसमें ये सारी चीजें जो गुरप्रीत जी स्कैम की तरफ इशारा करें कि स्कैम हो रहा है, ओवर प्राइसिंग की जा रही है अडानी पावर प्रोजेक्ट के जरिए। गुरप्रीत जी आपने वो केस दर्ज कराया है या कुछ ऐसा कोई जांच की मांग की है? ठीक है प्रशांत जी सरकार में शामिल जी कुछ जानकारी रखा कीजिए वरना सिर्फ भक्ति में कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है हेमंत जी, गुरप्रीत जी मैं प्रशांत जी के पास जाना चाहिए। प्रशांत जी जिस स्कैम की तरफ इशारा, ठीक है गुरप्रीत जी प्रशांत जी जिस स्कैम की तरफ इशारा हेमंत जी ने किया है, सरकार में आप शामिल है, सरकार क्या चुपचाप सिर्फ चुनावी रैलियों में भाषण देती हुई नजर आ रही है या फिर कोई स्टेप भी ले रही है? अगर इस तरह की ओवर प्राइसिंग या फिर इस तरह का हवाला कांड हो रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? नेहा जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं हेमंत सर और मैं बहुत इनका आदर करता हूँ। बहुत ही सही बात इन्होंने बोली। ऑस्ट्रेलिया से वो कोयला आता है, ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो बहुत ही बड़ा केस है ओवर प्राइसिंग का जो कि रिपोर्ट हुआ जिसको इग्नोर कर दिया गया बाय सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी बुच लैटरल एंट्री है। लैटरल एंट्री के द्वारा इनको सेबी के चेयरपर्सन बनाया गया। उनको बुलाया जा रहा है लगातार पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रकट होकर के अपने समस्त बातों को रखने के लिए, नहीं रखने। चंदा कोचर जेल के अंदर हैं। जब चंदा कोचर का घोटाला उजागर हुआ था तब भी यही कहा जा रहा था कि ये पूर्ववर्ती सरकारों के घोटालों की वजह से, लेकिन उनका आर्थिक जो उनके अपराध शाखा है और जो उनके आर्थिक लेन देन निकले वो इस सरकार के दौरान के निकले। तो ये मुद्दे हमेशा भटकाने के मुद्दे पे रहने की बात सीधी सी बात है कि गोड्डा में पावर प्लांट है, अडानी जी को वहां मिला। छत्तीसगढ़ में जो आपके हसगांव के जो जी नहीं गुरप्रीत जी मैं आऊंगी आपके पास। प्रशांत जी को बात रखने दीजिए। गुरप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगी। गुरप्रीत जी आपके पास आऊंगी मैं। गुरप्रीत जी आपके पास आऊंगी मैं। प्रशांत जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगी गुरप्रीत जी आपके पास। गुरप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगी। बहुत बड़ी पुरानी फैक्ट्री बंद पड़ी है, वो बिक रही है।
अगर कल को अडानी ने ले ली फिर सब उंगली उठाएंगे, देखो जी अडानी ने ले ली। आप ले लो भाई साहब, अगर पहले ले सकते हो तो जिसने काम करना है उसी ने करना है, आप कैसे कह सकते हो किसी को? गुरप्रीत जी, बस आपको आपकी जानकारी के लिए बता दो, एनटीपीसी और एनडीसी आपने नहीं बनाई, 2014 से त्रेता युग चल रहा है। एनटीपीसी बनाई थी पूर्ववर्ती सरकारों ने, आपने सिर्फ नाम बदला है, प्लानिंग कमीशन से बदल के नीति आयोग कर दिया बस। डीबीटी को बदल करके आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मनमोहन सिंह लेके आए थे उसका नाम नहीं बदला है, उसके बहुत से फीचर भी बदले हैं। अरे सुनते उसका तो बहुत काम करने का तरीका भी बदला है। डिजिटल इंडिया लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई आदरणीय लोकसभा के अंदर बैलगाड़ी लेके गए थे अटल बिहारी और श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी की डिजिटल क्रांति आएगी तो सरकारी नौकरी चली जाएगी। आज आप यूट्यूब पे बैठ के बहस कर रहे हो। आपके नेताओं डीजल पेट्रोल के मुद्दे पे बैलगाड़ी चली थी, डिजिटल क्रांति के नाम पे नहीं चली थी, और डिजिटल क्रांति बीजेपी ही लेके आई है। अच्छा, फिलहाल और दूसरी बात, तिलक तराजू कहाँ की बात कहाँ जोड़ दे भाई? तिलक तराजू और तलवार इनको मात्र चार की सरकार 5 मुद्दा आपके पास कोई नहीं है। आपके मंत्री ने, आपके पूर्व मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बात कही थी कि गांव में जाकर के कौन मोबाइल से पे करे, फोन पे करेगा, या डिजिटल इकोनॉमी कैसे हो सकती है? एक रेडी वाला कैसे? लेकिन गुरप्रीत जी एक तथ्य में जरूर, एक तथ्य गुरप्रीत जी, पार्लियामेंट में कही थी गुरप्रीत जी, एक तथ्य में ये डिजिटल क्रांति पर एक तथ्य मैं जरूर उन गरीबों की तरफ से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बड़ी पे एक दूर दरार किसी कोने में आप डिजिटल पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो बताओ? नहीं, इसका श्रेय बीजेपी को मिलना चाहिए, सरकार को भी मिलना चाहिए। प्रशांत जी कुछ उत्तर देना चाहते हैं। गुरप्रीत जी, प्रशांत जी उत्तर दे, फिर अगला सवाल मेरा अधूरा रह जाएगा। जी UIADAI जो कि आधार की ओरिजिनल संस्था है, नंदन नीलेकानी ने बनाई। नंदन नीलेकानी उसके जनक थे, सरकार थी मनमोहन सिंह की UPA 2 की जी, और उसके तहत ये स्कीम आई जिसको बोला जाता था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर मैं गलत होगा तो हेमंत जी मुझे कृपया सुधार दीजिएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सीधा अर्थ ये था कि जो अंतिम लाभार्थी है उस तक पैसा पहुंचे सरकारी योजनाओं का। योजना कौन सी थी? महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एक एक्ट बनाया गया, पहले वो NREGS थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इन्होंने बनाया है कि 10 साल में कुछ इन्होंने खाली घोड़ा बनने का काम किया। इन्होंने इनको भाई साहब ये गलत प्रोजेक्शन। गुरप्रीत जी मुद्दे पर वापस आते हैं। चलिए केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस की बात जी, सरपंचों के पास आती थी, सरपंच आगे बांटते थे या क्या करते थे? कौन से महात्मा गांधी रोजगार? गुरप्रीत जी UCC पर आ जाते हैं। गुरप्रीत जी अगला सवाल मेरा अधूरा रह जाएगा। खाते ही नहीं थे, पैसा कहाँ से जाता था जी? मैडम एक मिनट नेहा जी, मेरे को लेट मी क्लियर। जब खाते ही नहीं गाँव में खुले हुए थे कईयों लोगों के, जो मजदूरी करने वाले हैं, वो तो आकर के मोदी ने खोले हैं। आप कैसे कह रहे हो कि मनरेगा का पैसा सीधा जाता था उनके खातों में? जी, मतलब कोई तर्क देना है उसके पीछे का, वो तो देख लो कि जब हमारे जी इतने करोड़ों लोगों के जो मजदूरी करते हैं, जब छोटा काम जिसको कहते हैं कि कम उस वाला काम करते हैं। पर गुरप्रीत जी मनरेगा का ग्रांट तो कम कर दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने मनरेगा का ग्रांट कम किया है, घटाया है, पहले से बढ़ाया नहीं है। तो खाते में ही पैसा जा रहा था, मनरेगा में कब पैसा कभी हाथ में नहीं मिलता था जी। लेकिन कुछ जगहों पर हाथ में भी दिया जाता था, जहां तक मेरी जानकारी। प्रशांत एक मिनट नेहा जी लट में एक लाइन को बोल लेने दीजिए। एक ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसा मिलता है। ये आपके राजीव गांधी जी का ही फरमान है, ये उन्हीं का बयान है। अब आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है गुरप्रीत जी ठीक है। संक्षिप्त में प्रशांत जी, बिल्कुल संक्षिप्त, बिल्कुल छोटी टिप्पणी प्रशांत जी, बिल्कुल छोटी टिप्पणी। गुरप्रीत जी, प्रशांत जी से छोटी टिप्पणी, उसके बाद अगला सवाल जो है वो मेरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा उस सवाल के बिना। प्रशांत जी, टियर 3 पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले राजीव गांधी एडल्ट फ्रेंचाइजी लागू करने वाले 18 साल के वयस्कों को वोटिंग का अधिकार देने वाले राजीव गांधी, ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करने वाले राजीव गांधी की पैसा अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी व्यवस्था आने वाली कांग्रेस की सरकारों ने की। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी और बीडीओ के खाते में पैसा जाता था सरकारी योजनाओं का। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी ये सुनिश्चित करने की, और जनप्रतिनिधियों के ऊपर कि वो पैसा अंतिम लाभार्थी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके अंदर सच बोला ना जी, इसलिए यही चाहिए। जी धन्यवाद
जी, एक छोटा सा ये ब्रेक लेते हैं सच्चाई। यहाँ पर, इसी नोट के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्ट्रेट टॉक में एक सवाल है, खासकर झारखंड जैसे प्रदेश के लिए जहाँ पर आदिवासियों की जो संख्या होती है वो बहुतायत है, और ऐसे में ऐसे प्रदेश में यूसीसी की बात करना कितना औचित्य है, खास करके जब ये भी कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग को जो है यूसीसी के दायरे से अलग रखा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, स्ट्रेट टॉक में लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं हेमंत जी के पास। हेमंत जी, यूसीसी की जो बात यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्या आदिवासियों में भय है इस मुद्दे को लेकर, या जब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आदिवासी वर्ग को इससे अलग रखा जाएगा, तो इसका औचित्य क्या रह जाता है फिर झारखंड जैसे प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इनकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है कि जब कहते हैं कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा, तो फिर यूसीसी का क्या मतलब हुआ? यूसीसी का मतलब है जब समान नागरिक संहिता अगर लागू करना चाह रहे हैं आप, तब तो वो सबके लिए होना चाहिए जी। तो आप आदिवासियों को अलग करने की बात करते थे। इसके इनका मकसद ये है कि ये मुसलमानों को डराना चाहते हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं है। तो इसी मकसद से ये बात इसकी बात कर रहे हैं। अन्यथा ये बात कहने की जरूरत क्या थी कि हम आदिवासियों को अलग रखेंगे? वहां हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि भाई पहले से यहाँ पर छोटा नागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना हुआ है, इसके अलावा हम कोई बातचीत कोई कुछ लागू नहीं करने वाले हैं। तो जवाब तो हेमंत सोरेन ने वहां पर दे ही दिया है। इस बात को लेकर के जो आदिवासियों में निश्चित रूप से ये सवाल ये है कि आदिवासियों की जमीन पर सबसे ज्यादा ये अतिक्रमण अगर हुआ है तो ये ऐसे लोगों का हुआ है जो आंकड़े बताते हैं कि जिसमें ज्यादातर जो बीजेपी का समर्थक जनाधार है उसकी तरफ से हुआ है। और कोयलांचल तो उसका उदाहरण है, एक बहुत बड़ा उदाहरण। उस कोयलांचल में जहां कहा जाता है कि बीजेपी को बढ़त हासिल होती है, तो वो कोयलांचल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहां पर कैसे जिसको आदिवासी समाज दिक्कू कहता है उसका कैसे उसने वहां पर अपना प्रभुत्व जमाया, आधिपत्य जमाया। तो ये सवाल आदिवासियों के बीच में यूसीसी का सवाल है, और उसको हेमंत सोरेन ने बहुत कैटेगरिकली उसका जवाब दिया कि हम यहाँ पर जो दो कानून बने हुए हैं पहले से, उसके अलावा दूसरे किसी कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। जी जी जी। मैं समझना चाहती हूँ कि झारखंड में अगर हम पोलिंग हिस्ट्री देखें, जिस तरीके से नतीजे आते रहे विधानसभा चुनाव के, तो अगर देखा जाए कि और बीजेपी की परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो लोकसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा भी जो है बीजेपी को निराशा नहीं हाथ लगी थी। तो क्या ये भी संभावनाएं हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, बीजेपी अलायंस सत्ता में वापसी कर सकती है? देखिए, बीजेपी अलायंस सत्ता में वापसी कर सकती है, ये तो मुझे झारखंड में होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिशें कभी कम नहीं होती है। बीजेपी ने ये हरियाणा में ये दिखाया है कि वो एक तरह से पूरी तरह से हारी हुई बाजी को उसने पलट दिया वहां पर, और उस पलटने में बीजेपी का योगदान जितना है उससे ज्यादा वहां कोई कांग्रेस की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से ऐसे नतीजे, जिसकी आशंकाएं पहले जता चुके हैं झारखंड में। जी हाँ, तो ये ऐसे नतीजे नहीं। आप बताइए कि आज की जो अभी जो रिपोर्ट आई है, कल जो रिपोर्ट आई है कि महंगाई दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन महंगाई का सवाल, जिस सवाल पर ये लोग डांस किया करते थे राजघाट पर जाकर के, माथे पर सिलेंडर लेकर के, वो महंगाई का सवाल आज की तारीख में पृष्ठभूमि में चला गया, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव गढ़ा, लोगों को एक ऐसा मानस तैयार किया कि पेट्रोल अगर 5,000 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। तो इस तरह का जो मानसिक दिवालियापन जो है, इस दिवालियापन ने इस देश में एक ऐसा समूह तैयार किया है जो पागलपन की हद तक अभी ये उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने क्या आदेश जारी किया है कि लड़कियों के वस्त्र कोई पुरुष नहीं सिलेगा, और उनके बाल और उनके न तो बाल बनाएगा न कोई उनके बाल काटेगा। तो ये तो लगता है कि जैसे कि इस देश में कोई पागलपन की कंपटीशन चल रहा है, जिसमें कौन कितना बड़ा पागल है ये साबित करने की कोशिश हो रही है। तब तो लड़कियों को घर के भीतर ही कैद कर दिया जाए, और उनके लिए सड़कों पर चलने की मनाही होगी कि सड़कों पर पुरुष भी चलते हैं, ट्रेन में चलने की मनाही हो जाए। लेकिन हेमंत जी चलिए, गुरप्रीत जी ठीक है, आप बिल्कुल संक्षिप्त में सवाल पे जवाब एक बार मुझे देने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी जी। ये तो
उन लोगों का तो ये बहुत समर्थन करते हैं, बहुत उनके लिए तलियां बिछाते हैं, उनके पलकें बिछाते हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत को बुर्के में रहना चाहिए, औरत को, लेडीज को घर से बाहर निकलना है, किसने कह दिया कि हम उसका समर्थन करते हैं? वो आपको ये बहुत किसने अच्छे कह दिया लगते हैं। कि ये किसने कह दिया गुरप्रीत भाई कि हम उसका समर्थन करते हैं? आपने अपने मन से कुछ अभी आपने नैरेटिव जो बात कही इससे साफ झलकता है। कभी आपने आज तक बोला कि मुल्ला मौलाना वहां पे खड़े होकर जब ये ऐसी तकरीरें देते हैं और लोगों को बीच में जो क्या तकरीरें देते हैं, गला काटने की बातें करते हैं, उनके बारे में कभी आपने बोला? आपने इसीलिए आप गला काटने की बात किसी भी गुरप्रीत जी किसी भी तरह की जो धर्मांधता या फिर कट्टरता है उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और भारत जो है वो एक प्रगतिशील राष्ट्र है। गुरप्रीत जी उस मुद्दे से भटकते व्यक्ति बोल सकता है कि जो दोनों तरह की धर्मांधता के खिलाफ बोलता है। धर्मांधता किसी भी राष्ट्र के प्रगति के लिए, विकास के लिए उचित नहीं होता। गुरप्रीत जी मुद्दे पर वापस आते हैं। हेमंत जी गुरप्रीत जी एक आखिरी सवाल कांग्रेस से लेने दीजिए। आपकी शिक्षा भी कांग्रेस के प्रवक्ता से एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल, धर्मांधता हो या कट्टरता हो, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए, विकास के लिए उचित नहीं होता। ये इतिहास ने बार बार साबित किया। कांग्रेस से मेरा सवाल, कांग्रेस अति आत्मविश्वास और अति महत्वाकांक्षा में सत्ता में पहुंच से चूक जाती है। तो जिस आशंका का जिक्र यहाँ पर हेमंत कुमार ने किया, प्रशांत जी यही प्रश्न मेरा आपसे, हरियाणा में बहुत बड़ा सबक कांग्रेस ने लिया, लेकिन उसके बावजूद झारखंड में वही बात और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी वही तनातनी देखने को मिली है। प्रशांत जी, कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जवाबदेही, इसके बावजूद कांग्रेस अति आत्मविश्वास और अति महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करती रहती है। नेहा जी, मैं 2 मिनट दूंगा, पूरी बात समाप्त कर दूंगा अपनी 2 मिनट में जी। जहां तक कांग्रेस की बात है, जब लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा था, इंडिया गठबंधन बना था, महाराष्ट्र में सीट समझौता हुआ था और ये कहा गया था कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ले ली और वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कन्वर्ट की, 13 महाराष्ट्र में कांग्रेस के सांसद जीते और एक समर्थित प्रत्याशी जीता 14, और हमने इनको 48 में से 31 सीटें जीत के 17 सीटों पर कर दिया। दूसरा, हरियाणा में 2019 में इनके 12 सांसद थे, 2024 में इनके 8 सांसद थे। 2019 में जब इनके 12 सांसद थे, उस समय ये 57 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनको सीटें मिले 25 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें मिली 30 और हमको मिली 18 और हमें सरकार। अगर आप सिर्फ वही बेसिक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल ऐड कर लीजिए तो 2024 में जो ये 8 लोकसभा क्षेत्र जीते हैं, उस जीत का इनका कन्वर्जन रेट क्या रहेगा ये आपको आराम से पता चल जाएगा। मुद्दे भटकाने की बात जो हेमंत सर कर रहे थे, बहुत ही सही बात कर रहे थे। इनको मुद्दा भटकाना ऐसे आता है कि जब इनके जो नॉन बायोलॉजिकल नेता हैं, जो पूरे देश में नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट कर रखा है, वो किसी रैली में जाते हैं तो बताते हैं कि आप जो एक समुदाय विशेष को कपड़े से पहचान सकते हैं, और फिर वो उसी समुदाय विशेष की मस्जिद को दुबई में जाकर के इनॉग्रेट करते हैं और उनको गले से लगाते हैं। तो ये दोहरापन और डुअल कैरेक्टर तो हमेशा से इनके चरित्र में, चाल में, चेहरे में 8, 7, 8 अगर मुद्दा अगर हटा दिया जाए तो इनके बाद बात करने में कुछ नहीं है। पाकिस्तान, मुसलमान, इस्लाम, कट्टरता, इसके अलावा अगर ये बीच में बंद करिएगा जरा, मुझे जवाब देना। मैं गुरप्रीत जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल प्रशांत जी, गुरप्रीत जी उत्तर जी, बिल्कुल गुरप्रीत जी संक्षेप में, बिल्कुल। तो श्रीमान जी जो दुबई में जाकर के मस्जिद का उद्घाटन करते हैं या दूसरे और काम करते हैं, वो दुबई वाले आतंकवाद नहीं फैलाते, वो पत्थरबाजी नहीं करते। यहाँ आके हिंदुस्तान में, यहाँ जो पत्थर मार रहा है भीड़ से निकल के जुम्मे की नमाज के बाद, उसके कपड़ों से पहचानना क्या मुश्किल है? आपको नहीं पहचाना कौन मार रहा है? पत्थरबाजी करके लोगों के सिर फाड़ देना, ले बड़ा के छतों के ऊपर रखना, पेट्रोल बम की बोतलें बड़ा के। प्रशांत जी एक लाइन में प्रतिक्रिया दे, उसके बाद समय समाप्त हो गया। प्रशांत जी एक लाइन में, गुरप्रीत जी एक लाइन में उत्तर देने दे, सिर्फ एक लाइन में। सभ्य तरीके से जो रहता है, ठीक है, वो हमारा पिता है, हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी धर्म, कास्ट, क्रीड का हो, लेकिन जो असभ्य तरीके से रहेगा। नहीं गुरप्रीत जी, तो मुस्लिमों के आरक्षण की आशंकाएं सभाओं से अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के आरक्षण के विरुद्ध, ठीक है प्रशांत जी बिल्कुल संक्षेप में। इजाजत लेके बोलना शुरू किया था और 1 मिनट से समय समाप्त हो गया। गुरप्रीत जी हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया, उम्मीद करती हूँ दर्शकों ने भी नोट कर लिया होगा। प्रशांत जी संक्षेप में एक लाइन में आप अपनी बात रखें क्योंकि समय समाप्त हो गया जी।
उसी दुबई, उसी मिडिल ईस्ट और उसी गल्फ में जो सबसे बड़ा आज तक का जो जिहादी संगठन बना, जिसको बोलते हैं ओसामा बिन लादेन का संगठन, वो लादेन फैमिली उसी मिडिल ईस्ट से आती है, जहाँ पे आप मस्जिद में गए हैं। जी, जब आपकी प्रवक्ता ने इस्लाम के तो क्या ओसामा बिन लादेन को जो गले लगा लिया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना हम चाहूंगी, अपने समय साथ समाप्त क्या हो किया गया। है? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का भी, बहुत बहुत आभार, आपने वक्त दिया। हेमंत कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने स्ट्रेट टॉक के लिए वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार जुड़े रहिए आप जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।